So today we are going to discuss cash flow statement. Cash flow statement is, I will say, not a very important topic for both the exams. Either FR financial reporting और IFRS दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. बट ये नहीं सोचना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना नहीं है. जब क्वेश्चंस वो लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स में देता है, थोड़ा ट्रिकी होता है. बिकॉज वो लोग ये सोचता है कि दिस इज बच्चा थिंग. जब नॉर्मली नॉलेज लेवल में बच्चा लोग पढ़ता है, नॉलेज लेवल विच इज फाउंडेशन लेवल विच इज 12 पास आउट और अंडर ग्रेजुएट्स जब पढ़ता है नॉर्मली, तब वहां पर ये अच्छे से डील किया जाता है. तो एज पर द इंस्टीट्यूट अंडरस्टैंडिंग दिस इज अ वेरी लो लेवल टॉपिक. तो वो लोग अगर क्वेश्चंस इससे पूछेगा, थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है. फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन क्वेश्चंस जब आते हैं ट्रिकी डिफिकल्ट क्वेश्चंस चैप्टर से आते हैं. ठीक है, यानी कि टॉपिक को थोड़ा अपर लेवल पे होकर समझना है. जो एफआर एग्जाम है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्जाम, इन दैट द क्वेश्चंस आर इनकॉर्पोरेटेड ऑन कैश फ्लो बेस्ड ऑन रेशियो. रेशियो चैप्टर के साथ वो लोग कैश फ्लो को मिक्स कर देता है, और रेशियो कैश फ्लो मिक्स करके जनरली क्वेश्चंस एग्जाम्स में हर बार आता है. मे भी हो सकता है कि रेशियो का क्वेश्चन में कैश फ्लो मिक्स नहीं करे, ये हो सकता है, बट उसके साथ ही जनरली वो लोग मिक्स करके देते हैं. और या मे बी समटाइम्स ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट ए और बी में कहीं पर कोई क्वेश्चंस इससे रिलेटेड डाल दिया. ऐसा उनका टेंडेंसी है एफआर एग्जाम में. आईएफआरएस एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन कंसोलिडेशन बैलेंस शीट पीएल, वो तो आएगा ही. उसके बाद जो 3 क्वेश्चन और है 25 मार्क्स ईच, उसमें कभी कभी वो लोग कैश फ्लो से रिलेटेड 5, 6, 8 नंबर का क्वेश्चन दे देता है, बट फ्रीक्वेंसी लेस है. रेशियो रिलेटेड नहीं, कोई भी कैश फ्लो निकालने का क्वेश्चंस एग्जाम्स में कभी कभी आईएफआरएस में आ जाता है. मतलब आई एम नॉट सेइंग वी विल नॉट स्टडी, but I'm just saying that it is an indirect question in the exam. Reason being that they are understanding that those students who are giving a skill level exam, IFRS exam, for them it's a very low level thing. Low level मतलब अच्छा से पढ़ना तो जरूर है, बिकॉज डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन ध्यान देना है जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए हम लोग पूरी राइट कर पाए. नाउ अगर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रीटेन्ड अर्निंग, सराफ एकेडमी की बात कर रहे हैं, सराफ एकेडमी, सराफ गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड, कि अगर मेरा रीटेन्ड अर्निंग्स, मेरा पीएल अकाउंट रीटेन्ड अर्निंग बैलेंस शीट में 20 लाख है, लेकिन मेरा कैश बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस 6 लाख. रीटेन्ड अर्निंग सराफ एकेडमी में 20 लाख, लेकिन मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस 6 लाख. ऐसा क्यों? क्या कोई बता सकता है वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कैश बैलेंस? एनीबडी? मानव जी, इसको तो बताइए यार, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट फिगर 20 लाख है, 20 लाख, लेकिन कैश एंड बैंक बैलेंस 6 लाख है, सो दोनों सेम क्यों नहीं है? क्या प्रॉफिट हुआ तो पैसा आया नहीं क्या? सर हम लोग कुछ क्रेडिट में भी सेल कर रहे हैं. अच्छा, एक रीजन आप बोला कि क्रेडिट में सेल किए. क्रेडिट में सेल करने से प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन पैसा तो कस्टमर नहीं दिया ना. और कोई रीजन? Slightly more detail in this. This is very technical explanation. I want very practical explanation. सोमन दा, ये सब लिखने से नहीं चलेगा. कैश बेसिस डन फॉर सीएफएस एंड ऑल दैट, ये सब टेक्निकल लैंग्वेज कोई भी मत बोलिए. हम आपके लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग लैंग्वेज का बात कर रहे हैं. जैसे पिंटू दा बोले कि सर हम लोग कोई क्रेडिट सेल किया होएगा, अच्छा लगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं? कोई विजन? So if there is a loan taken, so loan will be coming in the cash because you are taking loan cash and bank, but it does not come in PL account. So that will increase your cash balance,
बट दैट विल नॉट इंक्रीज योर प्रॉफिट. लोन लेना इज नॉट एन इनकम. ठीक है, और कोई रीजन, एनी अदर रीजन? हम लोग पीएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन, एमोरटाइजेशन, इंपेयरमेंट ये सब लिखते हैं. इसका पैसा किसको देते हैं? अगर ये लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा और प्रॉपर्टी ये सब पे डेप्रिसिएशन हो रहा है, मैंने पीएल अकाउंट में खर्चा दिखाया, लेकिन इसका पैसा हमने किसको दिया? किसी को नहीं सर. तो इसके कारण आपका प्रॉफिट गिरेगा, लेकिन कैश तो गिरेगा नहीं ना. आप थोड़ी ना कैश में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन हमारे पॉकेट में 500 रुपया, डेप्रिसिएशन 50 रुपया, हम 500 में से 50 फेंक देगा, ऐसा तो नहीं होएगा. थर्ड थिंग, जो अभी अनीस जी एक्रूवल बेसिस बोल रहे थे, सपोज हमारा स्टाफ है, ये जगह का रेंट है, रेंट हम पेमेंट नहीं किया है, सैलरी पेमेंट नहीं किया है, लेकिन हम पीएल अकाउंट में खर्चा दिखा रहे हैं एक्रूवल बेसिस. हम एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं बिकॉज दैट इज एक्सपेंस फॉर द पीरियड, बट हम पेमेंट नहीं किया, तो कैश में से कैसे माइनस होएगा? कैश में तो माइनस नहीं होएगा ना. अगर ये कंप्यूटर है, इसका वैल्यू 50,000 है, आई एम सेलिंग फॉर 45,000, तो 5,000 लॉस हम पीएल में दिखाएंगे, प्रॉफिट को कम करेंगे, लेकिन कैश में तो 45,000 प्लस होएगा. अगर हम लोग शेयर इश्यू करेंगे तो कैश बैलेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट में तो कोई फर्क ही नहीं आएगा. अगर हम लोग लोन रिपेमेंट करेंगे, कैश कम होएगा, लेकिन प्रॉफिट में तो कोई फर्क ही नहीं आएगा. यानी कि ऐसा हजारों आइटम है, हजारों, जो पीएल में होता है तो कैश में नहीं होता, कैश में होता है तो पीएल में नहीं होता, या दोनों जगह अलग अलग फिगर होता है. ऐसा हजारों आइटम है. आई एम तो जस्ट गिविंग सम एग्जांपल्स. क्यों बात कर रहे हैं इसका? मान लीजिए मेरा प्रॉफिट है 20 लाख, पीएल अकाउंट बैलेंस 20 लाख, लेकिन मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस है 2,000 रुपया, 2,000. क्या बिजनेस हम कर पाएंगे? बिजनेस में मान लीजिए हमारा कंप्यूटर खराब हो गया, कैमरा खराब हो गया, कोई चाय पानी नाश्ता करना है, कुछ इधर उधर. बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं? हम थोड़ी ना, लोग आएगा तो उसको बोलेंगे लो पीएल ले जाओ, पीएल ले लो, पीएल ले लो. फॉर डूइंग बिजनेस आई रिक्वायर मनी. Maybe your PL account is showing good amount of income. Very good. You have done a very good business. But that doesn't mean that you will be able to carry on your business if you don't have cash and bank balance. पैसा के बगैर कुछ नहीं होगा जीवन में. We understand money is not everything. But without money you can't step one step forward. कुछ भी करना है पैसा चाहिए. तो बिजनेस अगर करना है तो कैश एंड बैंक बैलेंस होना चाहिए. इतना जिससे कि आवर नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज विल नॉट बी हैम्पर्ड. एंड देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस which are showing in the PL account good amount of profit income, but they are not able to pay their liabilities, they are not able to pay their operational expenses, they are not able to manage their operations properly because of insufficient cash. यानी कि बिजनेस में दोनों चीज देखना जरूरी है, प्रॉफिट और साथ साथ पैसा. Profit is a window dressing, accrual basis, depreciation, straight line, WDV, amortization, impairment, inventory policy, FIFO, average, जो जितना पढ़े. जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं वो बोलते हैं प्रॉफिट कितना लाना है, कितना आएगा नहीं. What amount of profit you want? If I am going somewhere as an accountant and they are asking question, I will be asking them what amount of profit you want in your books. I will bring that only. That means I am an accountant. An accountant will never calculate income. An accountant will bring the income which is required in the books. Maybe जितना भी accounts में changes आ जाए, but पैसा अगर पॉकेट में 500 है तो पीसी सरकार का जादू नहीं है कि 600 बन जाएगा. बैंक में 2 लाख रुपया है तो पीसी सरकार का जादू नहीं है कि 50 लाख बन जाएगा. पैसा पैसा है. No window dressing, no accounting. As an accountant, I cannot say to any organization, आपको कितना पैसा चाहिए. थोड़ी ना हम भगवान है कि हम उनको पैसा लाके दे देंगे. पैसा जो है सो है. So accounting body realize the importance of money. They realize the importance of PL account, profit and loss calculation. They realize the importance of financial position, assets and liability position. But they also realize the importance of cash and bank balance. So इसीलिए an accounting body ने बोला
कि आपको 3 स्टेटमेंट बनाना होगा, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अलग से है और नोट्स टू अकाउंट्स अलग से है। ये 5 चीज होता है। उसके अलावा ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन्स रिपोर्ट, बूम बाम जो भी होता है सब है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप रिलायंस, आईटीसी, किसी का भी गूगल में जाके देखेंगे तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम से कम 200 से 300 पेज होता है, बड़ा बड़ा कंपनी का। मेरा सराफ गुरुकुल का ही 100-150 पेज होता है। ऑडिटर्स रिपोर्ट, सब कुछ रिपोर्ट अगर उसके अंदर मिलाएं तो वो 100-150 पेज होता है। हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में वो पढ़ रहे हैं, चेष्टा तो वही कर रहे हैं। सो पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट सीखे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सीखे, अभी कैश फ्लो सीखने का बारी आया। कैश फ्लो इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सराफ एकेडमी। ये स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी और इन इंडिया एनी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग टर्नओवर बियॉन्ड 50 करोड़ इन अ ईयर। मेरा टर्नओवर ट्यूशन फीस साल का 50 करोड़ नहीं है, तो मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है। IFRS इज नॉट राइटिंग दैट कैश फ्लो 50 करोड़ से ज्यादा। IFRS इज राइटिंग लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। IFRS में 50 करोड़ का प्रोविजन नहीं है, वो इंडिया में इंड AS में डाला हुआ है। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर बिगर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर सराफ एकेडमी। नाउ अगर सराफ एकेडमी के लिए नहीं भी बनाना है, नहीं बनाना है, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, रेगुलेटरी IFRS नहीं बोलता है, इंड AS नहीं बोलता है, बट अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो मैं बिजनेस कैसे चलाऊंगा? बनाना मतलब हम कोई लिख के नहीं बनाते, दिमाग में चलते रहता है कि भाई मंथ बिगिनिंग आया है, बहुत सारा खर्चा, सैलरी, TDS, GST पे करना है, पैसा बैंक में कितना है, कैश में कितना है, खर्चा, ये तो दिमाग में चलते रहेगा ना। प्रॉफिट लॉस ठीक है, लेकिन बिजनेस को रेगुलरली रन करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। विदाउट मनी वी कांट प्ले, विदाउट मनी वी कांट डू एनीथिंग। सो हम लोग अपना पर्सनल पर्पस के लिए बनाते नहीं है, दिमाग में चलते रहता है। लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए और इन इंडिया एनी ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल हैविंग टर्नओवर ग्रेटर देन 50 करोड़, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एसेंशियल। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या दिखाएगा? पैसा साल भर में कहां से आया, कहां गया। प्रॉफिट क्या दिखाता है? इनकम और खर्चा। बैलेंस शीट क्या दिखाता है? एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो कैश फ्लो क्या दिखाएगा? साल भर में पैसा कहां आया, कहां गया। क्यों देखना है ये? अगर हमें ये पता रहेगा कि इन अ ईयर आई एम गेटिंग मनी फ्रॉम दीज प्लेसेस, यूजिंग मनी हियर, तो आगे भी हमारा पैसा यहां जाएगा, यहां आएगा, आगे पैसा का प्रॉब्लम होने वाला है, सरप्लस होने वाला है, हम उसको मैनेज कर पाएंगे। बिजनेस को चलाने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूरी है। कोई भी बिजनेस, सराफ एकेडमी, आप जहां काम करते हैं, कोई भी बिजनेस में पैसा 3 ही जगह से आता है और जाता है। देयर आर ओनली 3 सोर्सेस, देयर आर ओनली 3 प्लेसेस from where we get money and where we use money. One is the business activity. मेरा बिजनेस एक्टिविटी है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग क्लासेस, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका बिजनेस 3-3, 4-4 टू है। ITC टोबैको, ITC पेपर, ITC फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, साबुन, तेल, शैंपू वगैरह, ITC होटल, बहुत सारा बिजनेस है। एक ही कंपनी के अंदर 5-5, 10-10 बिजनेस है। हमारा तो एक ही बिजनेस है, ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग। मेरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से जो पैसा आता जाता है वो मेरा बिजनेस एक्टिविटी है। मतलब स्टूडेंट लोग जो ट्यूशन फीस का पेमेंट करते हैं वो मेरा इनफ्लो ऑफ कैश, और ट्यूशन एक्टिविटी को चलाने के लिए जो हम खर्चा लगाता है वो है आउटफ्लो ऑफ कैश। सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ये सारा खर्चा जो मेरा लगता है वो बिजनेस एक्टिविटी का खर्चा है। हर बिजनेस में बिजनेस एक्टिविटी से पैसा आता है, जाता है। नॉर्मली अगर मेरा बिजनेस बढ़िया है तो ट्यूशन फीस, कैश फ्लो शुड बी ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर्स टू कंडक्ट ट्यूशन। अगर आईटीसी का बिजनेस बढ़िया है तो आईटीसी एफएमसीजी का जो सेल होता है, आईटीसी एफएमसीजी का खर्चा उससे कम होना चाहिए। कोई भी बिजनेस वायबल तभी है व्हेन द इनफ्लोस इन द बिजनेस एक्टिविटी आर ग्रेटर देन द आउटफ्लोस, अदरवाइज बिजनेस इज नॉट वायबल। अगर मेरा सारा खर्चा बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करने का जो ट्यूशन फीस आता है उससे कम ज्यादा है तो कालिदास है, हम बंद करना है, बिजनेस नहीं हो सकता है।
It is not a question that I am a profit oriented organization. Even there is a charity, club, any. चैरिटी तभी करेंगे ना जब पैसा बचेगा. जब खर्चा ही इनकम से ज्यादा होगा तो चैरिटी कहां से करेंगे. तो हर बिजनेस एक्टिविटी में हर जगह कैश इनफ्लो फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी शुड बी ग्रेटर देन कैश आउटफ्लो. उसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. मतलब बिजनेस में एक कैश फ्लो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, दूसरा कैश फ्लो होता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से. कंप्यूटर खरीदना, लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, फर्नीचर खरीदना, कंप्यूटर बेचना, एसेट बेचना. अगर बिजनेस में सरप्लस पैसा है, शेयर मार्केट में लगाना, एफडी करना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना, उनको बेचना, ये मेरा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. आप बोलेंगे सर कंप्यूटर लैपटॉप तो आप बिजनेस में ही यूज कर रहे हैं, लेकिन हम कंप्यूटर लैपटॉप बेचने का बिजनेस कर रहे हैं क्या? आई एम नॉट डूइंग दैट. I am doing my business activity. To conduct my business activity, I require investment in the business, in non-current assets, land, building, property, plant, equipment. And if I have surplus money in the business, then I am investing outside the business. Investment business के बाहर, बैंक में एफडी करना, गोल्ड सिल्वर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, not for business purpose, as an investment. हर बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी दो तरह से करता है. अगर आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो. अगर आपके पास पैसे हैं एंड यू डोंट रिक्वायर टू इन्वेस्ट इन बिजनेस, तब आप बिजनेस के बाहर इन्वेस्टमेंट करते हो. इन्वेस्टमेंट को बेचते भी हो. जब कंप्यूटर लैपटॉप पुराना हो गया, एसेट पुराना हो गया, बेचते हैं. नॉर्मली बेचने का काम नहीं करते, दैट इज नॉट माई बिजनेस. और इन्वेस्टमेंट जहां करके रखा था, पैसा चाहिए तो उसको बेचते हैं. डेली नहीं करते, साल में एक बार, दो बार, तीन बार, कोई 2 साल में एक बार. इट डिपेंड्स रिक्वायरमेंट. दैट कैश फ्लो इज कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. मेरे यहां भी है, रिलायंस में भी है, आईटीसी में भी है. बिजनेस एक्टिविटी अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है. एंड तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग मतलब लोन लेना, लोन रीपेमेंट करना, शेयर इश्यू करना, शेयर बाईबैक करना, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना. दीज आर कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. बिजनेस करने के लिए पैसा दो ही जगह से आता है. या तो आप बिजनेस एक्टिविटी ऑपरेशन से पैसे लाएंगे, या आप दुनिया से लोन लेंगे, शेयर इश्यू करेंगे, ये सब करेंगे. उसके बाद ही तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना. पैसा चोरी थोड़ी ना करेंगे. कि इफ यू आर गेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, वेरी वेल. इफ यू आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट कैश, देन यू विल बी गोइंग फॉर फाइनेंसिंग. लोन लेंगे, शेयर इश्यू करेंगे, लेकिन लोन फोन रीपे भी तो करना होगा ना कभी, तो वो होएगा फाइनेंसिंग का ही कैश फ्लो. शेयर बाईबैक करते हैं बहुत बार कंपनी, जब पैसा एक्स्ट्रा हो जाता है अपना शेयर ही खरीद लिया तो पैसा जा रहा है. फाइनेंसिंग मतलब डेट और इक्विटी, जो लॉन्ग टर्म डेट है और जो इक्विटी है उसका चेंजेस. इसके अलावा चाहे आप दुनिया का कोई भी कंपनी सोच लीजिए, और कहीं भी पैसा आता है ना जाता है. चाहे आप क्लब है, चाहे कोई मंदिर है, मस्जिद है, व्हाटएवर है. मंदिर मस्जिद का ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ, लोग आएंगे वहां दान देंगे, पैसा देंगे, ऑपरेशन है उनका. मंदिर को चलाने के लिए पुजारी को, किसको भी पैसा देंगे, खर्चा ऑपरेटिंग है. लेकिन पैसा आने और जाने का कोई भी तरह का बिजनेस में, कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, तीन ही तरीका है. ऑपरेशंस विच इज देयर एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग. क्या किसी को ऐसा लगता है, चेष्टा करिए, सोचिए कि सर ऐसा पैसा होएगा तो वो कौन सा में आएगा, या सर ऐसा भी तो होता है ना जो कि इन तीनों में नहीं आ रहा है. क्या कोई एग्जाम्पल मन में आता है कि द कैश फ्लो इन एनी बिजनेस कैन बी अदर देन दीज थ्री: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग? मिस्टर अनीस कुरैशी, you we are saying accrual principle. Now not accrual. Do you think anything that, sir, in which category this type of cash flow will come? Extraordinary income, let's say income from lawsuit. Income from lawsuit. Lawsuit क्यों होता है? किसी ने केस कर दिया, केस में जीत क्यों गया। कर दिया केस? क्यों कर दिया केस? कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा, यानी कि बिजनेस के अंदर ही तो हुआ ना. कोई भी लीगल खर्चा
लॉ सूट है या कुछ भी है, आप लॉयर को पैसा देते हैं, किसी को भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट करने के लिए देते हैं, किसी को भी, हम लोग उसको बिजनेस खर्चा बोलेंगे कि उसको अलग बोलेंगे? क्या लगता है? लॉ सूट में पैसा आ भी सकता है, जा भी सकता है, लेकिन आना और जाना दोनों बिजनेस एक्टिविटी है। मतलब इफ यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम लोग जीतेंगे या फिर ऐसा कुछ, ऑब्वियसली मान लीजिए आप मेरे अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया कि सर आप बहुत खराब पढ़ा है, पैसा वापस दीजिए, एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं यार, तो हम उसके अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा पढ़ाया, नहीं भाई गलत बोल रहा है, और मान लीजिए हम जीत गया, तो आप केस फाइल किया, मेरे को पैसा मिल गया, तो हम इसको बिजनेस इनकम बोले कि कुछ और बोले? डेली नहीं होता है ये, मानते हैं, लेकिन है तो बिजनेस ही ना यार, और तो कुछ नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हैं हम दिवाली बम्पर लॉटरी लगाया, लग गया, पैसा उठ गया। सराफ एकेडमी का 100 रुपया का दिवाली बम्पर लॉटरी लगाया, उठ गया, वो क्या होएगा? क्या बोलेंगे उसको? एक्चुअली बोले तो वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है इन्वेस्टमेंट। सर, इन्वेस्टमेंट 100 रुपया नहीं होता है सर और फाइनेंसिंग है नहीं, तो अगर ऐसा कुछ आता है तो भी हम लोग उसको ऑपरेशंस में ही डालते हैं, अलग से लिख देते हैं कि जैसे बिजनेस करके ट्यूशन फीस मिला, रेंट दिया, सैलरी दिया, खर्चा लगा, उसी में हम लोग उसको डाल देते हैं कि भाई ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैश फ्लो हुआ ऑपरेशंस के अंदर ही, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते। तो अगर गिफ्ट मिला, अगर मान लीजिए स्टूडेंट से गिफ्ट मिला तो वो बिजनेस एक्टिविटी है सर। अगर डॉक्टर को पेशेंट से गिफ्ट मिला तो वो बिजनेस एक्टिविटी होता है, बिकॉज स्टूडेंट ट्यूशन क्लासेस से सेटिस्फाई होके, ट्रेनिंग से सेटिस्फाई होके दिया ना। डोनेशन मिला तो भी बिजनेस एक्टिविटी ही बोलेंगे। ऐसे डोनेशन कोई मंदिर मस्जिद ये सब कोई देता है, कोई मेरा ट्यूशन सेंटर को डोनेशन आज तक तो नहीं दिया है सुजीत जी, आप देंगे क्या सर? So while raising, you need to be very practical. You cannot raise illogical questions. That I am saying. ग्रांट्स तो बिजनेस है ही है, हम लोग पढ़े ही है यार IAS 20 में कि ग्रांट को धीरे धीरे करके इनकम दिखाते हैं, वो तो बिजनेस ही है। आपको बिजनेस में कुछ करने से ग्रांट मिलेगा ना। We have studied IAS 20 government grants. If it is related to assets, then it is adjusted from the assets. If it is relating to operating activity, then it is recorded in PL account. We have already studied IAS 20. Then सोचिए और कुछ मन में आता है क्या? कोई भी मेरा जैसा कंपनी को डोनेशन नहीं देता है, कोई नहीं देता है, कोई गिफ्ट नहीं देता है। गिफ्ट या डोनेशन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सबको मिलता है, तो उनका वो बिजनेस एक्टिविटी है। Machinery sell, any other item shall not relate to our business goods and service. Not getting yes जी। Machinery sell, मैं अपना बिजनेस में ये कंप्यूटर लैपटॉप बेच रहा हूं, तो ये इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज मेरा काम कंप्यूटर लैपटॉप बेचना नहीं है। दैट इज नॉट माई बिजनेस। मेरा काम है ट्रेनिंग क्लासेस देना। वो ट्रेनिंग क्लासेस देने में जो भी एसेट्स यूज रहे हैं उनको खरीदना और बेचना अगर मैं करता हूं कभी भी, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट फॉर मी। सर इसमें इंटर कंपनी का कुछ रोल होता है क्या? इंटर कंपनी थोड़ा और आगे जाइए सर, ऐसे शॉर्ट में मत बोलिए। मान लीजिए कुछ सेल्स किए या परचेज किए, उस कंडीशन में उसका बिजनेस डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। नहीं, आप कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं क्या कि पेरेंट सब्सिडी? कैश फ्लो में बोल रहा हूं सर, उसका जो कुछ इनकम हुआ उससे, उसको अपने कैश फ्लो में दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? थोड़ा और अंदर जाते हैं, मैं बोलता हूं आप क्या सोच रहे हैं। मान लीजिए मेरा 2 कंपनी है, 3 कंपनी एक्चुअली, सराफ गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड, सराफ एड्यूकॉम एंड क्वेस्ट किंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 3 कंपनी है मेरा, सच्ची में झूठ नहीं बोल रहा हूं। अब मान लीजिए सराफ गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड का कोई बिजनेस, कोई भी कुछ भी ट्रांजैक्शन सराफ एड्यूकॉम से हुआ, हम तो सराफ गुरुकुल का कैश फ्लो बना रहे हैं ना। हमको क्या मतलब है कि वो सराफ एड्यूकॉम क्वेस्ट किंग है, घर का है, बाहर वाला है, हमको कोई मतलब नहीं। अगर हम ग्रुप कैश फ्लो बनाएंगे, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो, पेरेंट सब्सिडियरी का मिलाकर, वो भी कंपल्सन है, वो हम लोग के सिलेबस में IFRS और FR में है नहीं। वो आएगा इन ACCA प्रोफेशनल लेवल कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट।
तो अगर आप पेरेंट सब्सिडी की बात करेंगे तो वहां पर फिर एक दूसरा को जो सेल परचेज किए ये सब हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंटर कंपनी मतलब टाटा बिरला अंबानी ये सब की बात कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो कैश फ्लो हमको अलग अलग बनाना है। हम दूसरा जो भी कंपनी के साथ बिजनेस किए हैं वो कैश फ्लो है। मेरे को मतलब नहीं है कि वो इंटर कंपनी है कि बाहर है, दैट आई एम नॉट कंसर्न, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग कैश फ्लो फॉर सराफ एकेडमी। देन कुछ भी मन में और आता हो, बहुत जरूरी है कि मन के भाव व्यक्त होने चाहिए, बिकॉज नहीं तो कभी भी इतना बार कैश फ्लो पढ़े होंगे, जीवन भर प्रॉब्लम रह जाएगा, विच इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, बट द स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम प्लस माइनस चुम चाम करते रहते हैं। तो पहले लॉजिक तो क्लियर करना होगा ना। एनीथिंग कमिंग इन माइंड इन एनीबॉडी, सर ऐसा होएगा तो ये कहां आएगा, नहीं आएगा, एनीथिंग। मानव जी कुछ मन में आ रहा है? इवन तो पहले नहीं समझ रहे होंगे मानव जी, बट अभी तो समझेंगे, आज तो नया चालू किया है कैश फ्लो। कोई क्वेश्चन है मानव जी? मन में कुछ आ रहा है? ठीक है सर। जब जिस दिन से आदमी मन से पढ़ना चालू करेगा उस दिन से सब अच्छा होएगा। यस चौहान बोल रहे हैं थेफ्ट, मेरा कैश चोरी हो गया। ऑफिस में ड्रॉवर के अंदर कैश रखा हुआ है, 5,000 रुपया, 2,000 स्टाफ लेके भाग गया। कैश फ्लो तो है, पैसा तो गया। हम लोग इसको बिजनेस खर्चा बोले, इन्वेस्टमेंट बोले कि फाइनेंसिंग बोले। इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग तो नहीं बोल सकते, वो तो नहीं। अगर हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं तो कोई इन्वेंट्री चोरी, कोई कैश चोरी, पीएल अकाउंट में खर्चा ही लिखते हैं। बिजनेस ही है ये, बिजनेस में कभी ना कभी चोरी हो सकती है, even though you are taking all the precautions, but still there may be theft, fire, anything can happen. So जो भी, because कुछ किसी ने शुरू में बोला था सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज नॉट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग, वो ऑपरेशंस का ही पार्ट है। हर दिन बिजनेस में नॉर्मल एक्टिविटी होगी ऐसा जरूरी नहीं है भाई, कभी ना कभी तो एक्सेप्शनल एक्टिविटी होगी, लेकिन उसके लिए कोई कैटेगरी नहीं बनाया गया है, उसके लिए कैटेगरी ऑपरेशंस वाला ही है। बिजनेस करने के टाइम पे कभी ना कभी अलग तरह का नुकसान होता है, अलग तरह का फायदा भी होता है भाई, दोनों ही होता है, बिकॉज लाइफ इज नॉट नॉर्मल, सम टाइम एबनॉर्मेलिटी हैपन, दोज एबनॉर्मेलिटी कैश फ्लो विल बी कमिंग इन कैश फ्लो ऑपरेशंस ओनली। मान लीजिए मैंने ये कंप्यूटर देकर एक कैमरा लिया, कंप्यूटर 50,000 का दिया और कैमरा 50,000 का लिया, तो ये कैश फ्लो का क्या है, ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टमेंट है कि फाइनेंसिंग है? ये कौन सा कैश फ्लो है? एक एसेट्स देकर दूसरा एसेट लिया, तो कौन सा कैश फ्लो है? ये ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टमेंट है कि फाइनेंसिंग? कुछ नहीं है, पैसा तो आना जाना हुआ ही नहीं, दिस डोंट कम इन कैश फ्लो। If I have purchased assets by giving shares, मैंने सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट किया शेयर देकर, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, शेयर कैपिटल बढ़ा, दोनों ही कैश फ्लो नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी शेयर लिखेंगे नहीं, और आप फाइनेंसिंग में इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं लिखेंगे। पैसा आने जाने से कैश फ्लो माना जाएगा, एक चीज के बदले दूसरा चीज देंगे, दैट इज नॉट अ कैश फ्लो, that will not be recorded in the cash flow statement. That is affecting your PL account, balance sheet, whatever, but that is not a cash flow. So there are sometimes non-cash transactions in the business which are accounted for, but they will not be recorded in the cash flow. So एक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप किए कि कैश और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है, और कोई भी बिजनेस में, मेरा नहीं, दुनिया का बड़ा से बड़ा कोई भी बिजनेस में पैसा कहां से आता जाता है। सो द मनी कैश फ्लो इन द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: ऑपरेशंस कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी; इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो, बिजनेस में, बिजनेस के बाहर एसेट्स खरीदना बेचना; एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लो, शेयर इशू करना, लोन लेना, शेयर रीपे, बाई बैक, लोन रीपेमेंट एंड ऑल दैट। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। अगर सराफ एकेडमी में 2022 दिसंबर के, मान लीजिए ईयर एंडिंग दिसंबर,
जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 सारा बिजनेस एक्टिविटी ऑपरेशंस करके 2 लाख रुपया आया। इन्वेस्टमेंट, एसेट्स खरीदे बेचे, कोई कंप्यूटर खरीदे बेचे करके 5 लाख आया। सो 2 लाख और 5 लाख 7 लाख आया। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लोन फोन रीपेमेंट कर दिए, 4 लाख का रीपेमेंट कर दिए। 2 लाख फ्रॉम ऑपरेशंस पैसा आया, 5 लाख फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पैसा आया, एंड फ्रॉम फाइनेंसिंग 4 लाख गया। तो नेट पैसा कितना हुआ? 2 लाख प्लस 5 लाख 7 लाख, 7 लाख माइनस 4 लाख 3 लाख। यानी कि तीनों तरह का सारा पैसा आना जाना कंसीडर करके नेट में 3 लाख आया। अगर बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस और क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस में एग्जैक्टली 3 लाख का ही डिफरेंस होगा। बिकॉज आपके पास जितना पैसा साल के बिगिनिंग में था, तीनों एक्टिविटी से 3 लाख आया। सो क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स 7 लाख। सॉरी, whatever the opening balance plus 3 lakh is the closing balance। अगर नहीं है, इसका मतलब आपने कैश फ्लो गलत निकाला है। अगर आपका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग तीनों से जो पैसा आना जाना हुआ है, विच इज नॉट इक्वल टू योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, सम मिस्टेक यू हैव डन। जैसे बैलेंस शीट नहीं मिलेगा तो कुछ गलती किए हैं, पीएल अकाउंट में प्रॉफिट अगर गलत सही नहीं आया तो कुछ गलती किए हैं। वही कैश फ्लो में गलती कब है? When from all the activities, whatever the cash flow, that is not equal to your opening and closing cash balance. So in cash flow statement, we show this reconciliation. Opening cash and bank balance, cash flow from all the 3 activity, net change, positive, negative, will be equal to closing cash and bank balance. Opening cash and bank balance में 3 लाख तीनों एक्टिविटी से आया, जोड़े, that should be equal to closing cash and bank balance. अगर एग्जाम में कैश फ्लो स्टेटमेंट दे आर आस्किंग टू प्रिपेयर, पूछते नहीं है, तो आपको तीनों एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है, उसमें ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस जोड़ना है, वो क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस के बराबर हो जाएगा। नहीं हुआ, देयर मस्ट बी सम मिस्टेक वी हैव डन विच वी नीड टू रेक्टिफाई। मैंने तो बोल दिया है कि बैलेंस शीट मिले नहीं मिले मत टेंशन लेना, चुपचाप आगे बढ़ो। कैश फ्लो पूछा, टैली नहीं हो रहा है, चुपचाप आगे बढ़ो, माथा मत लगाओ। बिकॉज जो भी एडजस्टमेंट्स आप किए हैं, नंबर उस पे है। कैश फ्लो टोटल मिलाने से नंबर नहीं है। Whatever adjustment you have done, they are going to give you marks. And in both FR and IFRS, the questions are on adjustments, not preparing the entire cash flow statement. एग्जाम में नहीं आता है वैसे। तो अब तीनों तरह का कैश फ्लो निकलेगा कैसे, वो बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो जनरली वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर डूइंग मिस्टेक इन एग्जाम। जनरली अगर बहुत ही बुर्बक है, पढ़ रहा ही नहीं है, एकदम फालतू है, तभी गड़बड़ करता है। नहीं तो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग का कैश फ्लो कोई स्टूडेंट गलती करता ही नहीं, कभी क्लास में कोई क्वेरी आता ही नहीं। बिकॉज इन्वेस्टमेंट के अंदर एसेट्स परचेज, एसेट्स सेल, फाइनेंसिंग के अंदर शेयर इश्यू, लोन टेकन, लोन रीपेड, शेयर बाईबैक, डिविडेंड पेड, कहानी खत्म। ये फिगर आपको कहां से मिलेगा? आपको जब भी क्वेश्चंस अगर प्योर कैश फ्लो का दी तो आपको 2 बैलेंस शीट दिया जाएगा। दोनों बैलेंस शीट एसेट साइड में सबसे पहले क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल और एनी अदर नॉन करेंट एसेट्स। कुछ और भी हो सकता है। क्या मेरे को कोई भी क्लास में बोलेगा कि अगर लास्ट ईयर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बैलेंस शीट फिगर वाज 1 लाख and the current year property, plant and equipment balance sheet figure is greater than 1 lakh or less than 1 lakh, whatever may be, what are the reasons for the difference in the property, plant and equipment balance difference? What are all the reasons which you can say that these are the reasons for the difference in the property, plant and equipment from 1 year to next year? Anybody? सर एडिशन, डिलीशन, डेप्रिसिएशन। एडिशन, डिलीशन, डेप्रिसिएशन। एडिशन मतलब आप कोई एसेट्स खरीदा, डिलीशन मतलब आप बेचा, और डेप्रिसिएशन मतलब आप एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। सर रीवैल्यूएशन।
रीवैल्यूएशन के अंदर अगर रीवैल्यू एसेट्स करेंगे तो क्या होता है सर? सर अगर रीवैल्यूएट करने से वो बढ़ता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, और अगर कम होता है तो उसकी वैल्यू घटती है। माने अगर बढ़ता है तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ाकर इनकम को ओसीआई में लिखते हैं, और अगर गिरता है तो एसेट्स की वैल्यू गिराकर लॉस को पीएल में लिखते हैं। और कोई रीजन? और कोई रीजन? रीवैल्यूएशन से लेकर इम्पेयरमेंट भी है। इंपेयरमेंट भी है कि अगर आप कोई एसेट्स का डेप्रिसिएशन ये सब रीवैल्यूएशन करने के बाद साल के एंड में इंपेयरमेंट किए और इंपेयरमेंट में नुकसान आया, सो इंपेयरमेंट भी एसेट्स की वैल्यू को गिराएगा और पीएल अकाउंट में जाएगा। और कोई रीजन? और कोई अदर रीजन? और कोई रीजन नहीं होता है, मेरे को भी नहीं आता है, मैं आपको कैसे पूछूंगा। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। IAS 16 नॉन करंट एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IAS 36 इंपेयरमेंट, IAS 16 के अंदर रीवैल्यूएशन, हम कुछ पढ़ना बाकी नहीं है। मतलब आपको क्वेश्चंस में यह पता लगाना पड़ेगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर्स में जितने भी डिफरेंसेस हैं इन द क्वेश्चन एक्सेप्ट वन ऑल आर गिवन। मतलब क्वेश्चन के अंदर परचेज दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, इंपेयरमेंट दिया हुआ है, रीवैल्यूएशन दिया हुआ है, मिसिंग है डेप्रिसिएशन। आपको बैलेंसिंग फिगर पता लगाना है। या परचेज दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इंपेयरमेंट दिया हुआ है, रीवैल्यूएशन दिया हुआ है, सेल का फिगर, बैलेंसिंग फिगर पता लगाना है। जब आपको पता है कि ओपनिंग से क्लोजिंग इतना डिफरेंसेस होता है, ऑल आर गिवन, यू कैन फाइंड आउट वन डिफरेंस विच इज मिसिंग। अब ये मत सोचिए कि एक ही क्वेश्चन में सब कुछ दे देगा, रीवैल्यूएशन भी, इंपेयरमेंट भी, डेप्रिसिएशन भी, परचेज भी, सेल भी। थोड़ी ना ऐसे होता है, थोड़ी ना एग्जाम में हम लोग के पास 10 घंटा है सम करने के लिए। क्वेश्चन में कोई एक दो एडजस्टमेंट देगा, लेकिन आपको पता लगाना है। अगर एसेट्स खरीदने का डिफरेंस या बेचने का डिफरेंस है तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बनेगा। परचेज ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो। सेल ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, कैश इनफ्लो। अगर वो डेप्रिसिएशन है, इंपेयरमेंट है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। कैसे, मैं बात करूंगा। अगर वो रीवैल्यूएशन है तो कहीं आएगा तो नहीं, लेकिन अगर आप रीवैल्यूएशन नहीं लिखोगे तो आप परचेज, सेल या डेप्रिसिएशन फिगर गलत निकाल दोगे, मिसिंग फिगर गड़बड़ हो जाएगा। सो रीवैल्यूएशन इज नॉट अ कैश फ्लो, बट इट विल बी considered to calculate missing figure. Depreciation is not a cash flow. Impairment is not a cash flow, but it will be considered to calculate the missing figure. तो एक हो गया इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर को कंपेयर किया गया। ये तो हुआ बिजनेस का इन्वेस्टमेंट। मैं शेयर मार्केट में रिलायंस का शेयर खरीद सकता हूं, आईटीसी खरीद सकता हूं। वो बैलेंस शीट में कहां आएगा, नॉन करंट एसेट्स में कि करंट एसेट्स में। सराफ एकेडमी के पास सरप्लस पैसा है, सरप्लस पैसा हमने शेयर मार्केट में रिलायंस में लगा दिया, तो वो चीज को हम नॉन करंट एसेट्स हेडिंग में दिखाएंगे कि करंट एसेट्स में। एनीबॉडी? आपका मोटिव रहेगा। मेरा क्या मोटिव होगा सर? सर आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप दोनों तरफ दिखा सकते हैं। नहीं, हम लोग ऐसा बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कल, ये आज नहीं पढ़े, कल पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या मेरा बिजनेस शेयर बेचना और खरीदना है? क्या सराफ एकेडमी का बिजनेस शेयर परचेज करना और खरीदना है? कब हो सकता है सराफ एकेडमी का बिजनेस शेयर? जब डेली यही करते हैं, जैसे डेली ट्रेनिंग क्लासेस देते हैं, डेली पढ़ाते हैं, डेली बिजनेस को, वैसे ही डेली अगर मैं शेयर खरीदना बेचना चालू कर दूं तो वो मेरा बिजनेस हो जाएगा। तो मेरा तो नहीं है, लेकिन सराफ एकेडमी में सच्ची मुच्ची मैंने शेयर खरीद के रखा है। अब हो सकता है वो शेयर मैं 10 दिन में बेच दूं, हो सकता है 10 साल ही नहीं बेचूं, दोनों ही हो सकता है। भगवान जाने क्या होएगा भाई, मेरे को भी नहीं मालूम है। हम लोग उसको बोलते हैं अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट। अवेलेबल फॉर सेल मतलब सेल करने के लिए है, मैं सेल करूंगा कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है भाई। जब हम लोग कल पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड अंडर नॉन करंट एसेट्स, इट इज नॉट रिकॉर्डेड अंडर करंट एसेट्स because it is not my inventory, it is recorded under non current assets.
ये जो अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट ही है, बिजनेस में नहीं, बिजनेस के बाहर। हम लोग इसके पहले पढ़े IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मेरे पास सरप्लस पैसा है, आई हैव इन्वेस्टेड इन अ प्रॉपर्टी नॉट फॉर बिजनेस पर्पस। वो प्रॉपर्टी का दाम बढ़ जाएगा तो मैं बेचूंगा, उसको बिजनेस में यूज नहीं करूंगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं बिजनेस के बाहर, वो भी तो इन्वेस्टमेंट है। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर आउटफ्लो, पैसा गया। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर इनफ्लो, पैसा बेचकर आया। प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है। इफ दिस कंप्यूटर 50,000 वैल्यू, आई एम सेलिंग फॉर 55, माई कैश फ्लो इज 55 नॉट 50। So in investment activity, I will be writing sale of computer 55. I am not talking about profit or loss. PL account नहीं बात कर रहा हूं। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, बाहर जो इन्वेस्टमेंट है, किया, पैसा लगा, बेचा, पैसा आया, दैट इज इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो। झमेला केवल प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का मिसिंग फिगर निकालने में ही होता है, कुछ इसके लिए पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप अगर पहले के टॉपिक्स अच्छे से रिवीजन किए हैं, समझे हैं, अपने आप हो जाएगा, अपने आप, ऑटोमेटिक, नथिंग टू टीच। डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट, रीवैल्यूएशन का अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कैसे होता है, आता है, अपने आप मिसिंग फिगर आएगा, अपने सम्स करेंगे। बट अभी मैं कोई फिगर का एग्जांपल नहीं ले रहा। यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में बस यही दिखाना है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, बाहर इन्वेस्टमेंट किए, पैसे गए, बिजनेस इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट, कोई बाहर का जो इन्वेस्टमेंट करके रह के बेच दिए, पैसे आए, आपको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में यही दिखाना है। फाइनेंसिंग, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड चले जाइए। शेयर कैपिटल लास्ट ईयर से इस बार अलग है। लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स वगैरह लास्ट ईयर से इस बार अलग है। अलग क्यों है? अगर बढ़ा है तो लोन और लिए हैं, शेयर इश्यू किए हैं। अगर घटा है तो लोन रीपेमेंट किए हैं, शेयर बाईबैक किए हैं। ये हमारा फाइनेंसिंग है, ये बिजनेस का फंडिंग फाइनेंसिंग होता है, ये इन्वेस्टमेंट, ये ऑपरेशंस नहीं है। इसको हम लोग इन फाइनेंसिंग के अंदर दिखाएंगे। मान लीजिए शेयर बढ़ा, लेकिन हमने बोनस शेयर इशू किया है। शेयर कैपिटल बढ़ा है बिकॉज वी इशूड बोनस शेयर्स, कैश फ्लो में नहीं आएगा। बोनस शेयर्स मींस डिविडेंड गिवन टू शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल इज गोइंग अप, but some other reserves, retained earnings, share premium going down, because जब आप बोनस डिविडेंड देते हो तो रिजर्व्स कम होगा, और अगर आप कैश में देंगे तो कैश कम होगा, अगर आप शेयर देंगे तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा। सो दैट इज नॉट अ कैश फ्लो। द कैश फ्लो इज ओनली रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो। सो अगर शेयर्स कैपिटल, शेयर इश्यू किए, शेयर बाईबैक किए, लोन रिपेमेंट किए, लोन लिए, देन इन दैट केस दे विल बी कमिंग अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर होल्डर को डिविडेंड पेमेंट किए, दैट इज फाइनेंसिंग। लेकिन अगर लोन वाले को इंटरेस्ट पे किए, IFRS इज सेइंग दैट इंटरेस्ट पेमेंट कैन बी ऑपरेशनल, इंटरेस्ट पेमेंट कैन बी फाइनेंसिंग, बोथ। वाई? आप जिनसे लोन लिए उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, लोन इज फाइनेंसिंग। लेकिन आप इंटरेस्ट साल भर जो पैसा कमाते हैं उसमें से देते हैं, सो फॉर दैट रीजन ऑपरेशंस। सो डिबेट है, दोनों चलेगा। लेकिन सम्स करने के टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट दे आर कंसिडरिंग एज ऑपरेशंस, नॉट कंसिडरिंग एज फाइनेंसिंग। अगर आप फाइनेंसिंग कंसीडर करोगे, रॉन्ग नहीं है, बट मत करो। इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑपरेशनल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। डिविडेंड पेमेंट इज फाइनेंसिंग। इवन दो डिविडेंड भी अब साल भर कमा कर देते हैं, बट डिविडेंड वी डोंट रिकॉर्ड इन PL अकाउंट। डिविडेंड वी रिकॉर्ड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बिकॉज ऑफ दैट रीजन डिविडेंड इज फाइनेंसिंग। बट IFRS बोलता है वो भी दोनों है। आपको डिविडेंड पेमेंट ऑपरेशंस दिखाना है, फाइनेंसिंग चलेगा, बट सम्स करने के टाइम पे डिविडेंड पेमेंट इज फाइनेंसिंग ओनली। यानी कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग वाला कैश फ्लो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सब स्टूडेंट लोग मोटा मोटी सही निकाल देते हैं। प्रॉब्लम आती है ऑपरेशंस वाला कैश फ्लो में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एक्टिविटी कैसे निकालेंगे? दो तरीका है, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में लोग कम यूज करते हैं। एग्जाम्स में भी इनडायरेक्ट ही ज्यादा आता, बट अलाउड है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, कैश परचेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स,
सैलरी पेड, रेंट पेड, दिस पेड, मतलब जो जो पैसा आया और गया, जैसे इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग, एसेट सेल, एसेट्स परचेज, इन्वेस्टमेंट सेल, इन्वेस्टमेंट परचेज, डायरेक्ट। वैसे ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्ट। इनडायरेक्ट, कन्वर्ट योर प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट इनटू कैश फ्लो। प्रॉफिट से चालू करके प्रॉफिट को कैश फ्लो में बदल दीजिए। जो प्रॉफिट आपके पीएल अकाउंट में आया वो तो कैश नहीं है, वो प्रॉफिट है, उसको आप कैश में बदल दीजिए प्लस माइनस करके। एग्जाम्स में जनरली वही आता है, इनडायरेक्ट मेथड। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऑर्गेनाइजेशंस जनरली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट निकालते हैं। तो हम लोग प्रॉफिट फ्रॉम पीएल अकाउंट जो है उससे चालू किए। जो भी प्रॉफिट है, लॉस है तो लॉस से चालू किए। वो प्रॉफिट के अंदर पहला एडजस्टमेंट, ऑल नॉन कैश नॉन ऑपरेशनल आइटम्स कैंसिल। नॉन कैश, डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस है, पैसा किसको दिए? किसी को नहीं। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स इज नॉन ऑपरेशनल ऑल्सो, बिकॉज एसेट्स बेचना इज नॉट माई ऑपरेशन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, पैसा आया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, मनी वी आर गेटिंग, बट दैट इज नॉट ऑपरेशनल। ये कंप्यूटर 50, आई एम सेलिंग फॉर 55, प्रॉफिट में 5,000 जाएगा, बट दैट इज नॉट माई ऑपरेशन, दिस इज नॉट माई बिजनेस। तो मेरे को प्रॉफिट में नॉन कैश नॉन ऑपरेशनल सबको हटाना है। नॉन कैश डेप्रिसिएशन, एमोरेटाइजेशन, इंपेयरमेंट ऐड करना है। क्यों? बिकॉज प्रॉफिट में लेस हुआ है लेकिन पैसा तो नहीं गया ना, ऐड करना होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऐड करना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स लेस करना है। लॉस और प्रॉफिट इज नॉन कैश नॉन ऑपरेशनल बोथ। प्रॉफिट नॉन कैश नहीं है, कैश है, बट अगर 50,000 का कंप्यूटर आई एम सेलिंग फॉर 55,000, इन इन्वेस्टमेंट आई एम राइटिंग 55, सेल ऑफ कंप्यूटर, सो 55,000 आई एम राइटिंग इंक्लूडिंग 5,000 इन इन्वेस्टमेंट। तो ऑपरेशंस में भी थोड़ी ना 5,000 डबल बार थोड़ी ना आया है, तो ऑपरेशंस में 5,000 लेस करना पड़ेगा। यानी कि जितना भी नॉन कैश नॉन ऑपरेशनल आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा गया है हटा दीजिए। खर्चा था, डेबिट था, ऐड कर दीजिए। क्रेडिट था, इनकम था, घटा दीजिए। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मान लीजिए कंपनी का रिसीवेबल साल के बिगिनिंग में, रिसीवेबल्स साल के बिगिनिंग में 1 लाख और साल के एंड में 1,20,000। Receivable has gone up by 20,000. Why? Whatever sale during the year we have done, out of that 20,000 we have not received. पहले का 1 लाख तो अभी भी बाकी है, लेकिन 20,000 बढ़ गया है। इसका मतलब जो सेल हमने इस साल किया उसका भी 20,000 हमें नहीं मिला। पीएल अकाउंट में प्रॉफिट निकालने में आपने पूरा सेल प्रॉफिट में जोड़ा है, लेकिन सेल का 20,000 आपको मिला नहीं है। तो अगर आपको कैश फ्लो निकालना है तो क्या करना होगा? प्रॉफिट में से जो रिसीवेबल 20,000 इंक्रीज हुआ वो माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज दैट 20,000 इज इनकम बट दैट इज नॉट ए कैश फ्लो। अगर रिवर्स, रिसीवेबल 20,000 माइनस 1 लाख के बदले 80, जो सेल किए सब पैसा मिल गया, पुराना भी 20,000 मिल गया। पुराना 20,000 पीएल अकाउंट में प्रॉफिट फॉर द ईयर में नहीं है, लेकिन पैसा मिला, तो आप प्रॉफिट में 20,000 अलग से ऐड करेंगे। डिक्रीज इन रिसीवेबल। सिंपल बात एक ध्यान रखना है, व्हेनेवर इंक्रीज इन एसेट्स आउटफ्लो ऑफ कैश। अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? चोरी करके तो नहीं बढ़ेगा। आपने एसेट्स खरीदा है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, आउटफ्लो ऑफ कैश। कोई भी एसेट्स बढ़ेगा पैसा जाएगा। तो अगर इन्वेंट्री बढ़ेगा, रिसीवेबल बढ़ेगा, कोई भी करंट एसेट्स बढ़ेगा, पैसा जाएगा। All current assets are coming from PL account. Everything. Whatever current assets you have, they are coming from PL account. So उसका effect आपको profit में nullify करना पड़ेगा. If there is increase in current assets, deduct from profit. If there is decrease in current assets, add in profit. Reverse for current liability. Creditors, outstanding expenditure, anything coming from PL account. So if there is decrease in current liability, minus. क्रेडिटर 1 लाख है, 80,000 हो गया। क्यों? जो परचेज किए वो तो पेमेंट किए, पुराना भी 20,000 पे कर दिए।
तो प्रॉफिट में अलग से 20,000 लेस करना पड़ेगा. If there is increase in assets, outflow of cash. If there is increase in liability, inflow of cash. Reverse for decrease. करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी का हर एक आइटम आपको प्रॉफिट में एडजस्ट करना पड़ेगा. करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी सब प्रॉफिट से ही आया है. लाइबिलिटी साइड में नॉन करंट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट है. एसेट साइड में फाइनेंसिंग है. एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स वाला हेडिंग इन्वेस्टमेंट है. पूरा बैलेंस शीट हो गया. खाली क्या नहीं हुआ, बैलेंस शीट एसेट साइड करंट एसेट्स कैश एंड बैंक बैलेंस डिफरेंस, उसको मत लेना, वही तो रिकंसाइल करना है. उसके अलावा आपने एक एक आइटम का डिफरेंस ले लिया, अपने आप फिगर टैली होएगा ऑटोमेटिक. लास्ट थिंग, मान लीजिए प्रोविजंस फॉर टैक्स बैलेंस शीट में है. प्रोविजंस फॉर टैक्स इज व्हाट? करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी. प्रोविजंस फॉर टैक्स इज व्हाट? करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी. Because it is payable in a year. But how much we don't know, for that reason we are using the word provision. ठीक है? Deferred tax is a current liability or non-current liability? Deferred tax is a current liability or non-current liability? We have studied the taxation IAS 12. The tax expense is current tax plus minus over under provision and plus minus deferred tax. We have studied. Deferred tax अगर हमें बाद में देना है तो liability है. It is non-current. It is not current. But why it is non-current? ये just हो सकता है कि deferred tax will be settled in 5-6 years. जब तक temporary differences है तब तक रहेगा. लेकिन डेफर्ड टैक्स और प्रोविजंस फॉर टैक्स दोनों मिला के टोटल टैक्स लाइबिलिटी, टोटल टैक्स लाइबिलिटी. आपको कैश फ्लो बनाने के लिए टैक्स एक्सपेंस से मतलब है, नॉन करंट करंट नहीं, दोनों. लास्ट ईयर का डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और प्रोविजंस फॉर टैक्स 1 लाख. करंट ईयर में बैलेंस शीट में फिगर है 1,20,000. पीएल अकाउंट में हम लोग इनकम टैक्स खर्चा चार्ज किए 5 लाख. लास्ट ईयर का डेफर्ड टैक्स और प्रोविजंस फॉर टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख. पीएल अकाउंट में खर्चा चार्ज किए 5 लाख. इसका मतलब 1 लाख पिछले साल का देना है और 5 लाख इस साल का खर्चा भी देना है. टोटल में कितना देना है? 6 लाख. और क्लोजिंग में डेफर्ड टैक्स और प्रोविजंस फॉर टैक्स 120 है. यानी कि 6 लाख में से 120 आपने पे नहीं किया तो कितना पे कर दिया? 6 लाख माइनस 1,20,000, 4,80,000. आप प्रोविजंस फॉर टैक्स को केवल डिफरेंस लेकर मत ट्रीट करिएगा. प्रोविजंस फॉर टैक्स के लिए आप कैलकुलेशन करिए कितना टैक्स पेमेंट हुआ और आप कैश फ्लो में टैक्स पेमेंट लेस करेंगे, डिफरेंस इन प्रोविजन मत करिए. यू स्टार्ट इन प्रिपेयरिंग कैश फ्लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नॉन कैश नॉन ऑपरेशनल आइटम प्लस माइनस वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स. वैसे ही इंटरेस्ट अगर लास्ट ईयर एक्रूड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लास्ट ईयर बैलेंस शीट 1 लाख, करंट ईयर बैलेंस शीट इंटरेस्ट 1,20,000, पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट खर्चा दिखाए 2 लाख, तो पहले का 1 लाख देना था, करंट ईयर का 2 लाख, 3 लाख, 1,20,000 देना बाकी है. तो पेमेंट कितना की? 1,80,000. यानी कि इंटरेस्ट को भी आप इंटरेस्ट पेमेंट अलग से दिखाइए. आप चालू करेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो निकालोगे, यू स्टार्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अगर आप पीबीटी से चालू कर रहे हैं, इंटरेस्ट पीएल वाला ऐड कर दीजिए. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बन गया. नॉन कैश नॉन ऑपरेशनल आइटम को नलीफाई कर दीजिए. वर्किंग कैपिटल चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर दीजिए. जो आएगा उसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस इंटरेस्ट पेमेंट माइनस टैक्स पेमेंट इज कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेशनल आइटम, वर्किंग कैपिटल चेंजेस
is called cash generated from operations. Cash generated from operations में minus interest payment, minus tax payment is called cash flow from operating activities. अगर कोई लॉटरी हुआ, कोई कैश चोरी हो गया, उसको उसके बाद प्लस माइनस करेंगे, लेकिन उसको बोला जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ओनली. फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एसेट्स खरीदे, एसेट्स बाहर खरीदे, बेचे, दैट इज इन्वेस्टमेंट. फिर फाइनेंसिंग, शेयर इश्यू किए, लोन लिए, लोन रिपेमेंट, शेयर बाईबैक, डिविडेंड पेमेंट किए, तीनों मिला के टोटल कैश फ्लो. ये जो नेट कैश फ्लो है ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस के साथ प्लस विल बिकम क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस. यानी कि झमेला केवल कहां आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने में. दो झमेला है, एक ध्यान नहीं दिए, एडजस्टमेंट, सीलिंग मिस्टेक हो गया. दूसरा ध्यान दिए लेकिन डबल जगह लेना भूल गए. प्रॉफिट है, लॉस है, तो कैश फ्लो में भी लेना और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट निकालने में भी एडजस्ट करना है. कहीं निकालना भूल गए, सीलिंग मिस्टेक कर दिए, कहीं प्लस माइनस, ये प्रॉब्लम होती है. आपको कैश फ्लो बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान तो देना होगा ना कैश फ्लो निकलता कैसे, उसका एडजस्टमेंट तो आएगा. हम लोग बोल रहे हैं, मान लीजिए मैंने कुछ सरप्लस पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है. मेरे पास सराफ एकेडमी में कुछ सरप्लस पैसा है. आई हैव इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी. गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बेचने के टाइम पे लॉस नहीं होएगा, मे बी जितना फायदा होना चाहिए उतना नहीं होएगा, बट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लॉस. देयर आर सम सिक्योरिटीज वेयर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. There are some securities where the investment is generally having maturity maximum 3 months. Those types of investments are called cash equivalents. Cash in hand, cash at bank, cash equivalents. Those cash equivalents are recorded under current assets only, as a part of cash balance only. Maybe somebody write it separately, cash equivalent. Investment in government securities, investments in bank commercial certificate of deposits. Some investments are there where the maturity is less than 3 months and where when you realize the investment it will not give you loss, maybe less income but not loss. Then those investments are not called investment, they are called cash only. तो उनका जो डिफरेंस है वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में नहीं डालेंगे. They will be used in reconciliation. जब आप बोलेंगे ओपनिंग कैश तो वहां बोलेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस. तीनों एक्टिविटी से जो आया उसको उसमें एडजस्ट किए, बन जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. सो कैश इक्विवेलेंट्स आर पार्ट ऑफ कैश, दे आर नॉट रिकॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी चेंजेस. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का पर्पस ये है कि बिजनेस में साल भर ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, कहां से पैसा कितना आया, कहां गया, आगे हम फोरकास्ट कर सकते हैं पैसा कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है. हमें पता है कि कैश बिजनेस के लिए जरूरी है, प्रॉफिट से कुछ होना नहीं है, तो बिजनेस को रन करने के लिए कैश कैसा पोजीशन है, कैश बैलेंस बढ़ा है कि नहीं जानना जरूरी है. कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में विंडो ड्रेसिंग करना मुश्किल है. पैसा आया तो आया, गया तो गया. इट इज नॉट लाइक पीएल अकाउंट वेयर यू कैन डन विंडो ड्रेसिंग बाय फॉलोइंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी. बट कैश फ्लो का भी ड्रॉबैक्स है. इट इज टॉकिंग अबाउट पास्ट, नॉट अबाउट फ्यूचर, एंड देयर इज नो गारंटी दैट कि फ्यूचर में वही होगा जो पास्ट में हुआ. मे बी यू कैन टेक अ बेसिस बट देयर इज नो गारंटी. लाइक पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट आर ऑल टॉकिंग अबाउट पास्ट. Financial accounting is talking about past. We take this as a basis for estimating future, but that is not guarantee. So that may be a drawback of cash flow statement. आपने अगर बहुत ज्यादा पैसा मान लीजिए एसेट्स खरीदने में लगा दिया तो कैश बैलेंस तो कम हो जाएगा, खराब नहीं है. अगर बिजनेस में हम और बिजनेस को ग्रो कर रहे हो तो बढ़िया है, लेकिन हो सकता है उसके कारण आगे हम लोग बिजनेस में पेमेंट नहीं कर पाए, बिजनेस को ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं. यानी कि कैश इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अच्छा नहीं है. प्रॉपर कैश बैलेंस होना जरूरी है. फॉर डूइंग बिजनेस एक्टिविटी ऑन डे टू डे बेसिस वी रिक्वायर कैश बैलेंस ऑन रेगुलर बेसिस. जिस बिजनेस में, हमारे जैसे बिजनेस में बहुत ज्यादा कैश और बैंक होना जरूरी नहीं है.
बिकॉज रेगुलरली स्टूडेंट ज्वाइन करता है, रिटेल बिजनेस है, पैसे आते रहते हैं, तो कोई टेंशन नहीं. फिर भी आई कीप माई कैश बैलेंस 4 to 5 लाख ऑलवेज, कि बैंक में पैसा रहना चाहिए, कुछ भी जरूरत पड़ सकता है. बट नॉर्मली दैट मच कैश एंड बैंक बैलेंस इज नॉट रिक्वायर्ड. जहां पर क्रेडिट सेल बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत धीरे धीरे आते हैं, वहां पर कैश और बैंक बैलेंस बहुत सिग्निफिकेंट होना जरूरी है. जहां पर रेगुलरली कैश एक्सपेंडिचर्स, ऑपरेशंस एक्सपेंडिचर बहुत होते रहता है, वहां पर कैश बैलेंस प्रॉपर होना जरूरी है. जब आप एनालिसिस करते हो कि कंपनी का कैश फ्लो को देखकर क्या लग रहा है, तो आप देखिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव कैश फ्लो है क्या. बिकॉज ऑपरेशंस करके ही निगेटिव है तब तो बर्बाद है, दैट्स गॉन, क्लीन बोल्ड. इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में पैसा लगा है क्या, बिकॉज जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी बिजनेस ग्रो करेगा. फाइनेंसिंग में पैसा गया कि आया उससे मतलब नहीं है. अगर आप लोन फोन लिए होंगे, पैसा आया तो आपको इंटरेस्ट कमिटमेंट बढ़ गया, रिस्क बढ़ गया. अगर आप लोन फोन रीपेमेंट किए तो आपका रिस्क कम हो गया, लेकिन पैसा आना जाना गड़बड़ खराब नहीं. लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में पैसा जाना चाहिए और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसे आने चाहिए, तभी बिजनेस ग्रो कर रहा है, तभी बिजनेस पनप रहा है. सो दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. कुछ क्वेश्चंस करेंगे. मेन फोकस गलतियां होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालने में बाय इनडायरेक्ट मेथड. सो इट इज सेइंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन, हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम बाय कंपेयरिंग फ्रॉम पीएल फॉर्मेट में, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट सभी आता है. ये तो पढ़ चुके, नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ चुके. मतलब हर आईएफआरएस आईएएस में जब भी पढ़ते हैं नोट्स टू अकाउंट्स का जिक्र होता है. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, 3 एक्टिविटी, तीनों को मिलाकर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का रिकंसिलिएशन. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो, सॉरी